नमस्कार, बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। वक्त हो चला है और अब तुरपाई समझते हैं आप, सियासत की तुरपाई को उधेड़ने का वक्त हो चला है। लोकसभा चुनाव में वोटिंग ट्रेंड पर आज बात होगी बिहार की सारण लोकसभा सीट। पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। क्यों टिकी हुई है वो भी आपको बताएंगे। सारण चर्चा में है, क्यों चर्चा में, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की गुना और ग्वालियर लोकसभा सीट पर भी बात करेंगे। आखिर बीते चुनाव का वोटिंग ट्रेंड क्या कह रहा है और इस बार कौन अपर एज में है, 4 तारीख को कौन पटाखे छोड़ेगा और किसके दिल में बम फूटेगा। और सबसे पहले बात करेंगे बिहार की सारण लोकसभा सीट और 5वें फेज में 20 मई को यहां पर वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा सारण को आप कैसे जानते हैं? सारण को आप जानते हैं छपरा के नाम से। छपरा में चुनाव के बाद हिंसा भी हो गई, यह भी आपको जान लेना जरूरी है। आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जो विवाद शुरू हुआ वो खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। हिंसा के दौरान फायरिंग हो गई, इसमें एक शख्स की मौत हुई है, 2 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। छपरा के भिखारी ठाकुर चौक पर शव के पहुंचने पर हंगामा हो गया और उसके बाद पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। पुलिस ने 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी है। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर देना। एक और बात, भारत उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट सेवाएं बंद की जाती हैं। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। यह हमने इस वक्त का अपडेट आपको दे दिया। यह भी जान लेना जरूरी है क्योंकि मामला यह चुनाव से जुड़ा हुआ है, इस वजह से यह स्थितियां हैं। अब लोकसभा सीट का वोटिंग ट्रेंड क्या कुछ कहता है, क्या इस सीट की पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, कब कब मतदाता निकला, कितना मतदाता निकला और हिस्ट्री क्या है और अपर एज किसे मिलने जा रहा है, यह जरा सारण को लेकर हम समझ लेते हैं। फटाफट हम इतिहास जान लेंगे सारण का और फिर जो हमारे सहयोगी उनके पास चलेंगे, उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन सारण की स्थितियां क्या है वो जान लीजिए। सारण का वोट परसेंट सबसे पहले देख लीजिए। 2009 48.77%, 2014 56.10, 2019 56.56, 2024 54.85। वोटिंग कम हुई है। एक बात और, फर्स्ट डिवीजन ये सीट आपको कभी नजर नहीं आएगी। ये सारण लोकसभा वोट परसेंटेज आपने देख लिया और हिस्ट्री हम आपको बताते हैं सारण की किस तरीके से रही है। वोट शेयर जान लीजिए। 2009 में बीजेपी के पास 38%, लालटेन यानी आरजेडी के पास 47%, 8% का अंतर। 2014 में 41% बीजेपी के खाते में, 36% आरजेडी के खाते में, 4% से ज्यादा का अंतर। 2019 में 54% बीजेपी के खाते में और 39.59 लालटेन के खाते में गए, 15% का अंतर। एक और खास बात, धीरे धीरे आप पाएंगे कि बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। यह वोट शेयर आपने देख लिया। अब जीत का मार्जिन समझ लीजिए। सारण लोकसभा 2009 में 51,000 से ज्यादा, 2014 में 40,000 से ज्यादा और 2019 में बढ़कर यह हो जाता है 1,38,000 से ज्यादा। यह सारण लोकसभा की स्थितियां हैं। इस बार भी वोट कर दिए गए और वोट होने के बाद अब सबको 4 तारीख का इंतजार है। कौन कब जीता? लालू प्रसाद यादव 2009, राजीव प्रताप रूडी 2014, राजीव प्रताप रूडी 2019 और अभी भी मैदान में कौन है? राजीव प्रताप रूडी। इस बार भी मैदान में पार्टी ने उन्हें उतारा क्योंकि हारे भी हैं वो, ऐसा नहीं कि नहीं हारे। मुकाबला कैसा है? राजीव प्रताप रूडी बीजेपी की तरफ से, रोहिणी आचार्य आरजेडी की तरफ से। अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि लालू लगातार अपना जो पूरा एक तरह से टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं वो रोहिणी को जिताने के लिए लगातार वहां पर कर रहे हैं। कैंपिंग टाइप की वो कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सारण के मिजाज को समझने के लिए उनके पास चलते हैं। किस तरह से हिस्ट्री रही है तो हमने आपको बता ही दिया। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह की स्थितियां हैं। सारण में हिंसा भी हुई है, इससे लेकर भी उनसे हम बातचीत करेंगे। रवि एस नारायण, अभी हमने हिस्ट्री बताई है, किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज रहा है वो बताया है। सारण में इंटरनेट बंद कर देना ये इस युग में बहुत बड़ी घटना है, तो आप मुझे वहां का अपडेट भी बताएं और यह भी बताएं कि 4 तारीख को कौन एज में नजर आता है या कितना कड़ा यह मुकाबला है। रवि, देखिए सारण की जब आप बात करते हैं तो आपने इतिहास पूरा बताया ही, लेकिन उसमें देखिए 1-2 चीजों को जानना बड़ा जरूरी है सारण को समझने के लिए।
सारण लोकसभा सीट जो पहले छपरा लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था, जो परिसीमन के बाद सारण के नाम से जाना, यही वो सीट है जहां से लालू प्रसाद यादव ने 1977 में अपना कैरियर की शुरुआत की थी। मतलब वो दिल्ली तक पहुंचे थे सारण से, छपरा लोकसभा से, और वहां से तब तक जब तक कि उनकी सजा नहीं हुई है वो सारण लोकसभा से ही सीट जीतते रहे हैं। उनको हार भी मिली वहां पे। लेकिन आप जरा देखिए कि परिवार में जब 2024 का सामना हुआ, जब लालू प्रसाद यादव जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो अपने ही परिवार को राबड़ी देवी को वहां से खड़ा किया। हालांकि राजीव प्रताप रूढ़ी ने बड़े अंतर से हराया। उसके बाद 2019 की अगर बात करें तो उनके जो समधी हैं, बड़े जो बेटे हैं, उनके जो ससुर हैं, वो जो है वो पिछली बार चुनाव लालू प्रसाद यादव ने मतलब अपने परिवार के लोगों को ही वहां खड़ा किया है, क्योंकि सारण से लालू प्रसाद यादव के एक खास लगाव है। लेकिन इस बार की अगर स्थिति देखें, इस बार में जो रोहिणी आचार्य है उसके लिए लालू प्रसाद यादव पहली बार ऐसा देखा गया है जो पूरे 1 महीने तक वहां पे रह करके कैंप किया है। जब लालू प्रसाद यादव अपना चुनाव लड़ते थे तो कभी कैंप उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो चाहते हैं कि इस बार एक ऐसा मौका आया है जहां पे रोहिणी के लिए वो चुनाव जीत सके। तो उसके लिए एक पूरी जो राजनीतिक बिसात है, जो जातीय समीकरण है, वो सब लोगों ने किया। लेकिन जिस दिन के चुनाव का माहौल आया, बेहद गर्म माहौल, मैं खुद उस दिन सारण में, छपरा में मौजूद था। कई जगह पे जो है झड़प की घटनाएं होती रही, लेकिन उस समय जब रोहिणी आचार्य जो घूम रही थी, उस समय कई बार जो है वो फप्तियां कसी गई, पत्थर भी चले, उस समय ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब चुनाव जो है वो खत्म हुए, उसके बाद से जो है आपसी संघर्ष जो है वो हुआ, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। अभी फिलहाल स्थिति ये है कि 2 लोगों की मौत हो गई है। पहले एक की सूचना थी, लेकिन दूसरा जो है उनकी भी मौत हो गई है। एक जो है पीएमसीएच में भर्ती है, वहां पे इंटरनेट 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है, और उसके बाद फ्लैग मार्च जो है वो फिलहाल जारी है। जी। तो जाहिरा तौर पर ये जो तमाम अपडेट आपने बताए, ये हम अपने दर्शकों को इस वजह से भी बता रहे हैं कि 4 जून को जब हम चर्चा कर रहे होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका, जब 4 जून को हम लोग चर्चा कर रहे होंगे तो ये घटनाक्रम पूरे याद रखे जाएंगे। ये बात हो गई सारण की हॉट सीट पूरे देश की। अब रियासत और सियासत वाली सीट गुना लोकसभा सीट, इस पर सिंधिया राज परिवार का वर्चस्व है। वैसे पूरी राजनीति में ही, मध्य प्रदेश की राजनीति में और पूरे देश की राजनीति से उनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, पारिवारिक रिश्तों के लिहाज से भी। आजादी के बाद यहां पर चुनाव हुए, राज परिवार के सदस्य या उनके करीबी जीतकर दिल्ली पहुंचे हैं। कभी राजमाता विजया राजे सिंधिया, कभी माधवराव सिंधिया यहां से चुनाव जीते। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से सांसद चुने गए। हालांकि परंपरा 2019 के चुनाव में टूट गई, वो सबके लिए अप्रत्याशित था। बीजेपी से केपी यादव, मोदी लहर में सिंधिया को उन्होंने हरा दिया, लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की नाव में सफार है, गुना से सियासी मैदान में है, बीजेपी की नाव पर। गुना लोकसभा का वोटिंग ट्रेंड आपको बता देते हैं। एक और बहुत दिलचस्प बात, यादव वोटर 2 लाख करीब है यहां पर। गुना लोकसभा फटाफट जान लीजिए, 2004 47% से ज्यादा, 2009 54% से ज्यादा, 2014 60% से ज्यादा, 2019 70% से ज्यादा और 2024 72% से ज्यादा। ये यहां का वोटिंग परसेंटेज का ट्रेंड है। ये वोट परसेंटेज हो गया। अब वोट शेयर की बात कर ली जाए, 2004 में बीजेपी के खाते में 37%, कांग्रेस के खाते में 49%, 12% का अंतर। 2009 25% बीजेपी के पास, 63% से ज्यादा कांग्रेस के पास। 2014 40% से ज्यादा बीजेपी के पास, 52% से ज्यादा कांग्रेस के पास। और 2019 जबकि मामला पलट गया था, 52% बीजेपी के खाते में और 41% कांग्रेस के पास रहे। एक बात और, यहां आप देख सकते हैं बीजेपी का जो ट्रेंड है वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ 52% तक पहुंचा है। लेकिन इन सबके बीच बड़ी घटना यह भी हुई कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पावर सेंटर है मध्य प्रदेश का, वो बीजेपी के साथ है। गुना लोकसभा जीत का मार्जिन समझ लीजिए, 2004 में 86,000 से ज्यादा का मार्जिन, 2009 में 2.5 लाख का, तकरीबन 2.5 लाख, 2014 1,20,000 और 2019 1,25,000 से ज्यादा का मार्जिन जीत का यहां पर रहा है। तब केपी यादव यहां पर थे और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है। कब कौन कहां से जीता? ज्योतिरादित्य सिंधिया 4, ज्योतिरादित्य सिंधिया 9, ज्योतिरादित्य सिंधिया 2014, केपी यादव, कृष्णपाल सिंह यादव, ये 2019 में यहां से जीते। और मैंने कहा ना अप्रत्याशित, एक हेडलाइन का मैं बार बार जिक्र करता हूं, बिल्कुल हवा में नहीं है महाराज। इस बार के चुनाव में उनका पूरा परिवार मैदान पर लड़ता नजर आया। कितने चुनाव हुए? 19 चुनाव हुए। बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 9, जनसंघ के खाते में 1 बार, अन्य के खाते में 4 बार ये सीट जा चुकी है। लेकिन चुनाव कितने ही हो जाए, प्रभाव रहेगा महल का।
ये गुना का लोकसभा का ट्रेंड हमने आपको बताया, कितने चुनाव हुए। जातीय समीकरण फटाफट समझ लीजिए यहां का। एससी तकरीबन 2.5 लाख, एसटी 1 लाख, कुशवाहा 60,000, रघुवंशी 32,000, यादव 73,000, ब्राह्मण 80,000, मुस्लिम तकरीबन 20,000। यहां से यादवेंद्र जो मौका दिया गया है इसी राजनीतिक बिसात को देखते हुए, जातीय समीकरण को देखते हुए दिया गया है। अब मुकाबला किस किस के बीच है जान लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, यादवेंद्र सिंह यादव कांग्रेस की तरफ से यहां से उतारे गए हैं। यादव वोटर को देखते हुए, यादव वोटर की स्थितियों को देखते हुए यादवेंद्र सिंह को मौका यहां पर मिला है। ये आमने सामने की स्थितियां इस तरह की हैं। अब इस सीट को लेकर चर्चा कर लेते हैं। सौरभ दुबे साहब राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश निगम त्यागी वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास आपको लिए चलते हैं। सौरभ जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा। गुना, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कुछ सीटें ऐसी होती हैं जब हम सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत, अगर मैं भूल गया हूं तो। सौरभ जी, सवाल पहला आपसे, गुना को लेकर बात जीत की या उससे ज्यादा लीड की? जी सौरभ जी। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से गुना सीट की बात हो रही है तो गुना सीट पर जो है पहले निश्चित रूप से कांग्रेस, चूंकि वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस में वोट परसेंटेज अभी आप दिखा भी रहे थे, लगातार वोट परसेंटेज कांग्रेस को बढ़ चढ़ करके आता रहा है, वहां पे मिलता रहा है बहुमत उसको। लेकिन 2014 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उनको नेतृत्व दिया गया और उनके नेतृत्व के अंदर इलेक्शन लड़ा गया, तो वहां पर वो पलटी मार गई चीजें, जो है वो बदलाव उसमें देखने को मिला। और जो भाजपा को वोट परसेंटेज बढ़ के मिलने लगा और भाजपा की सीट वहां पर, हालांकि ज्योतिराव सिंधिया जो है वो मजबूत, आप जैसे अभी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की सत्ता में बहुत मजबूत केंद्र बिंदु की तरह रहे, लेकिन वो पहले कांग्रेस में थे एक समय में, और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनका दबदबा जो है वो ये माना जाता है कि जो गुना है उसके आसपास का जो एरिया है वहीं तक सीमित है उनका। ये ऐसा नहीं है कि भोपाल और इंदौर, जबलपुर, उधर कोई प्रभाव पड़ता है। तो ये जो गुना की सीट की चर्चा आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल अलग रही है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के साथ खड़े होने वाले लोग रहे हैं। और जब बदलाव हुआ भारतीय जनता पार्टी के जो बदलाव हुआ है, उसमें ऐसा नहीं कि कांग्रेस के वोटर जो थे या कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। यहाँ पर वो लगभग, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी रही हैं कि जो नए वोटर थे या तो महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा या जो ओबीसी समाज का एक वोट परसेंटेज बढ़ के आया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आप विस्तृत रूप से इसको देखेंगे तो इसमें आपको महिलाओं का वोट परसेंटेज दिखाई देगा, इसके अंदर आपको ओबीसी समाज का वोट परसेंटेज दिखाई देगा। वो पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी सरकार को गया हुआ है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतती हुई लगातार दिखाई दे रही है आपको। जी जी जी। दिनेश निगम त्यागी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश सर, गुना सीट कैसे देख रहे हैं आप? 4 तारीख को कैसे देख रहे हैं इसे? गुना सीट बेसिकली पार्टियों से अलग हटके सिंधिया परिवार का गढ़ रहा है। आप देखिए, पहले राजमाता विजयराजे जीतती थी, इसके बाद बीच में ग्वालियर छोड़ के माधवराव जी आ गए थे। माधवराव जी की डेथ के बाद फिर ज्योतिरादित्य जी लड़े, तो लगातार सिंधिया परिवार का कब्जा रहा है और जीतता रहा है, चाहे भाजपा से लड़े, जनसंघ से लड़े, चाहे जाहे से लड़े। बीच में ये जो पिछले चुनाव का जिक्र हो रहा है, ये अप्रत्याशित था, कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज हार गए थे पिछले चुनाव में। तो राहुल गांधी हार गए थे, दिग्विजय सिंह हार गए थे, कमलनाथ का बेटा हारते हारते बचा था, 36,000 वोट से जीता था। तो पिछली बार का चुनाव कुछ अलग था, इस बार हालात अलग है। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने भाजपा से आए यादवेंद्र सिंह को चुनाव लड़ाया है। दोनों जगह उल्टा स्थिति है। चंबल ग्वालियर में आप मान लीजिए, गुना भी चंबल ग्वालियर अंचल का क्षेत्र है। एक बात सही कह रहे थे कि गुना अंचल कुछ अलग है, बाकी भिंड मुरैना ग्वालियर की तासीर और मिजाज कुछ अलग रहता है। वहाँ जातिगत आधार पर वोट ज़्यादा पड़ते हैं, जबकि गुना और शिवपुरी क्षेत्र में एक तरह से महल और राजघराने से को देखते हुए वोट पड़ते हैं। हाँ। लेकिन अभी भी जैसे आपने थोड़ा सा एक आंकड़ा जातीय दिखाया है, मुझे लगता है यादव समाज के जो वोट दिखाए हैं आपने थोड़ा कम दिखाए हैं। सही हाँ, जो भी स्थिति वो थोड़ा सा मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। यादव वोटर जो है मेरा ख्याल है तकरीबन 2 लाख, तो वो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी ग्राफिक्स में। प्लीज आपने 70-72 हजार दिखाए हैं, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा वो मुझे मिस्टेक लग रही है। तो वहाँ जो जैसे सिंधिया जी कांग्रेस से भी लड़ते थे ना, तो सिंधिया जी की ताकत, सिंधिया का अपना वोट, ट्राइबल वोट और वहाँ बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट,
ये सब और बाकी सब जातियों के वोट उनको मिलते थे, इस कारण वो ताकत रहते थे। जो पिछली बार सिंधिया जी हार गए तो वो चूंकि जोश का उत्साह का चुनाव था, ये एयर स्ट्राइक के कारण चुनाव था, राष्ट्रीयता का चुनाव था, मोदी जी के कारण चुनाव था, इस कारण पिछली बार उनको हार का सामना पड़ा था। इस बार कांग्रेस ने जैसे ये भाजपा में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने भाजपा से लाके किसी को चुनाव लड़ाया है। हालांकि विधानसभा चुनाव हार चुके हैं जो यादव सिंह लड़ रहे हैं, हाँ। लेकिन वहां फिर जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश हो रही है। जी। सिंधिया के साथ सारे पिछड़े वर्ग के हैं, तो यादव समाज कटा हुआ है, लोधी समाज नाराज है, इसीलिए मुझे लगता है उमा भारती किसी एक क्षेत्र में मध्य प्रदेश में आई तो सिर्फ गुना में आई और कहीं नहीं आई। सिंधिया को चिंता है कि जाति समझ गड़बड़ा ना जाए, तो पूरी ताकत लगाए हुए हैं, पिछली बार के कारण फूंक फूंक कर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि सिंधिया को कोई नुकसान होगा, वो आसानी से उन्हें जीत जाना चाहिए। जी। और यही वजह है कि मैंने जिक्र भी किया, ऐसा लग रहा था कि पूरा परिवार बहुत एग्रेसिव कैंपेन कर रहा है और आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। ग्वालियर की भी हम बात करने वाले हैं और जिस बात का जिक्र दरअसल कर रहे थे, पहले मैं वो साफ कर दूं, जो यादव वोटर हैं वो तकरीबन 2 लाख हैं, लेकिन पूरी टीम मेरे साथ बल्लेबाजी करती, दिखता मैं आपको हूं, तो कभी कभार एक आध बॉल इधर उधर मिस हो जाती है। यादव वोटर्स की संख्या गुना में जो है वो तकरीबन 2 लाख आप मान के चलिए। ग्वालियर की बात कर लेंगे। ग्वालियर लोकसभा सीट, सिंधिया राज परिवार का प्रभाव, राजमाता विजया राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, यहां से मौका मिला इन्हें 3 चुनाव में, यहां से बीजेपी के प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं। मौजूदा चुनाव का वोटिंग ट्रेंड किसे क्या कर रहा है, हिस्ट्री किस तरह की रही है, वो फटाफट मैं आपको बता देता हूं। ग्वालियर की हिस्ट्री अब आपके सामने स्क्रीन पर आ गई, ये लीजिए। ग्वालियर लोकसभा 2004 40% से ऊपर, 2009 41% से ऊपर, 2014 52% से ऊपर, 2019 59% से ऊपर और 2024 में 62% से ऊपर यहां पर वोटिंग हुई है। ये वोटिंग की हिस्ट्री हमने आपको बता दी। वोट शेयर जान लीजिए फटाफट। 2004 में 43% से ज्यादा कांग्रेस के खाते में, 37% से ज्यादा। 2009 में 43% बीजेपी के खाते में, 38% से ज्यादा कांग्रेस के खाते में। 2014 44%, 41%, 52%, 40% 2019 में। ये स्थितियां रही हैं ग्वालियर लोकसभा में। वोट शेयर और जीत का मार्जिन आपने देखा। अब जान लीजिए कि मार्जिन कैसे हुआ। 2004 में 35,000 से ज्यादा की लीड, 2009 में 26,000 से ज्यादा की लीड, 2014 में 29,000 से ज्यादा की लीड और 2019 में यह बढ़कर हो जाती है तकरीबन 1.5 लाख। यह जीत का मार्जिन आप समझ लीजिए किस तरीके से रहा है। अब ग्वालियर में कब कौन जीता है? रामसेवक सिंह, यशोधरा राजे, नरेंद्र सिंह तोमर 2014 में और विवेक शेजवलकर जो सिटिंग एमपी भी है, हालांकि उनका टिकट इस बार काट दिया गया, दूसरी जगह मौका दिया गया। कुल चुनाव 17 हुए, बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 7, जनसंघ के खाते में 2, जनता पार्टी के खाते में 2। हिंदू महासभा भी यहां से मैदान में रही एक बार, उसे भी जीत मिली है। जातीय समीकरण किस तरह से रहा है? एससी 4 लाख, क्षत्रिय 2 लाख, गुर्जर 2 लाख, यादव 2 लाख, एसटी तकरीबन 1.5 लाख, मुस्लिम मतदाता भी अच्छी खासी संख्या और ब्राह्मणों की संख्या यहां पर ज्यादा है। कई बार ऐसे बयान सियासत में आ जाते हैं और वो नुकसान कर जाते हैं, वो आपने ग्वालियर में देखा होगा। भारत सिंह कुशवाहा बीजेपी विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाए, ये एक खास बात है। प्रवीण पाठक कांग्रेस की तरफ से विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाए। जो दोनों नहीं जीत पाए अब वो आमने सामने हैं लोकसभा के लिहाज से। ये स्थितियां हैं। दोनों जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। निगम सर, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ग्वालियर की स्थितियां क्या आपको नजर आता है? प्रवीण पाठक हैं और भारत सिंह हैं, उनके आमने सामने क्या देख पा रहे हैं 4 तारीख को? जी बिल्कुल, आपने बता ही दिया कि दोनों जो है विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और दोनों विधायक भी रहे हैं पहले और दोनों इस समय मैदान में हैं। हाँ। जाति समीकरण आपने बता दिए, लेकिन इस बार फर्क ये है कि भाजपा ने वहाँ के सांसद सेजवलकर जी का टिकट काटा है और भारत सिंह को चुनाव लड़ाया है। कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को दिया है। आमतौर पर ब्राह्मण मतदाता भाजपा का होता है, लेकिन ग्वालियर चंबल इलाके में जातिगत आधार पर वोट बहुत पड़ते हैं। मुझे लगता है ये ब्राह्मण वोट इस बार भाजपा के खाते से जा सकता है। दूसरा जो क्षत्रिय वोट है, इस बार क्षत्रियों में नाराजगी चल रही है भाजपा के प्रति। एक वो रूपाला जी का केस गुजरात का हुआ है, उसको लेकर जो करणी सेना हर जगह अभियान चलाए हुए है भाजपा के खिलाफ। तो हालांकि ब्राह्मण और क्षत्रिय चंबल ग्वालियर में कभी एक साथ नहीं जाते हैं। अब क्षत्रिय नाराज हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते अलग विषय है, क्योंकि जाति समीकरणों का माने
वहाँ बहुत रखता है। पिछड़े वर्ग की ज़्यादा जातियाँ, ज़्यादा समाज जो जानकारी है वो भाजपा के पक्ष में, कुशवाहा जी के पक्ष में बताए जाते हैं। बसपा ने वहाँ कोई कंसाना जी हैं, उनको चुनाव, यूथ है, उनको चुनाव लड़ाया है। तो बसपा के कैंडिडेट दलित नहीं हैं। बसपा आमतौर पर भिंड और ग्वालियर और मुरैना तरफ पिछड़े वर्ग के किसी दूसरे जाति वर्ग का कैंडिडेट लाती है और दलित वोटों को मिलाकर वो ताकत बनने की कोशिश करती है। मुझे लगता है इस बार ब्राह्मण कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, दलित वोट बसपा के पास ना जाकर बंटवारा हो सकता है, उसकी ज़्यादा संख्या कांग्रेस के साथ जा सकती है, मुस्लिम वोट कांग्रेस के जा सकती है। एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि मतदाता का मूड कब बदल जाए आप नहीं जानते जी। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो 8 विधानसभा सीटें हैं, 4 कांग्रेस के पास हैं, 4 भाजपा के पास। इस समय जो स्थिति है ताजा, और पहली बार इतने समय बाद ग्वालियर शहर में मेयर जो है कांग्रेस अपना जिताने में कामयाब रही थी। तो मुझे लगता है ग्वालियर को चुनाव बहुत कांटे का है, बहुत टक्कर का है, और वहां कुछ भी हो सकता है। ठीक 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 ठीक। मैं यहीं पर आपको रुकना चाह रहा हूँ, वक्त की भी कमी है। और सौरभ दुबे साहब, बिल्कुल शॉर्ट 30 सेकंड में क्या देख रहे हैं आप 4 तारीख को ग्वालियर? देखिए, ग्वालियर सीधे सीधे राजघराने की तस्वीर वहां से निकल करके आती है। हालांकि उसका इतिहास जो है वो बहुत ही पुराना रहा है, सिर्फ इसको लेकर के नहीं, चूंकि चंबल का क्षेत्र वो पूरा पड़ता है, तो वहां पर गाल और ऋषि की वो तपोभूमि भी माना जाता है। तो मुझे लगता है कि वहां पर जो है एक राजघराने से सारे लोग कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव है, तो राजघराना जो है उसका कहीं ना कहीं जो है वो सम्मान रखने के लिए लोग वहां पर उनको वोटिंग करते हैं। यहाँ पर भी चूंकि असर जो है वो राजघराने का होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार तीसरी बार जो है वो बहुमत मिलने की पूरी संभावना है। ठीक ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये डिकोड करने के लिए। सियासत को आप डिकोड कर रहे थे, और 4 तारीख को जब चर्चा होगी ये सब आपको बहुत मजेदार होने वाली है 4 तारीख, और वो तब मजेदार होगी जब डेली आप इसी तरीके से हर सीट को डिकोड होते देखेंगे। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।